गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रमोद कुमार, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर में संचालित होने वाले 6 पेपर्स में से सेकेंड पेपर वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेष रूप से आज के वीडियो में हम लेखांकन का अर्थ, लेखांकन परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। लेखांकन के अर्थ को स्पष्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि लेखांकन हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आपने स्ट्रीम चूज किया है बिजनेस, तो बिजनेस में लेखांकन का क्या महत्व है, क्या इसकी आवश्यकता होती है, हम लेखांकन को क्यों पढ़ते हैं, ये जानना होगा। वैसे भी हम कोई भी विषय यदि पढ़ते हैं तो उसके हमें इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे लिए क्या महत्व है, ये पता होना चाहिए। तो लेखांकन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन को चलाने के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आर्थिक क्रियाएं जिनका प्रमुख उद्देश्य होता है धन को प्राप्त करना। जैसे पेशेवर व्यक्ति होता है, जैसे डॉक्टर, वकील या चार्टर्ड अकाउंट, तो वह अपनी सेवाओं के बदले में फ़ीस वसूल करता है। इस रूप में वह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करता है। और नौकरी करता है तो वह वेतन के रूप में धन प्राप्त करता है, तथा कोई व्यापारी होता है तो वस्तुओं के क्रय विक्रय से वह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने खर्चों की पूर्ति करता है। इन सभी आर्थिक क्रियाओं में लगा प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके एक्सपेंडिचर, खर्चे और उसकी इनकम क्या है। क्योंकि उसका जो उद्देश्य होता है वह अपने खर्चों को पूरा करना होता है, लेकिन उसे यह भी ध्यान में रखना होता है कि उसकी इनकम क्या है। जब तक उसकी इनकम सरप्लस नहीं होगी तब तक वह अपने एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर सकता। और उसका एक यह भी उद्देश्य होता है कि वह अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी बचत के रूप में रखना पड़ता है इनकम के कुछ भाग। लेकिन यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वह अपने इनकम के साथ साथ अपने इनकम का सही हिसाब किताब रख पाएगा, तभी उसके भविष्य और वर्तमान के खर्चों की पूर्ति हो पाएंगी। इसके साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की गणना करने के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यापारी यदि व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में ज़रूरी नहीं है कि वह केवल नकद में ही बिक्री करेगा। उसको व्यवसाय में आगे चल कर उधार के रूप में भी क्रय विक्रय करना पड़ता है। और किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, यह भी उसको याद रखना पड़ता है। लेकिन यदि मौखिक रूप से किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, यदि ओरल मौखिक रूप में यह देखेगा तो यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक निश्चित अवधि में, प्रायः लेखांकन में यह माना जाता है कि एक निश्चित अवधि से आशय 1 ईयर, एक ईयर में उसने कितना लेन देन किया है, कितना उधार बेचा, कितना उधार क्रय किया है, यह एक व्यवसायी के लिए याद रखना असंभव होता है। इसलिए उसे लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। वह नियमानुसार, तिथिनुसार और क्रमानुसार अपने लेन देनों को अपने बहियों में लिखता रहता है, जिससे कि भविष्य में उसकी वह अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सके और उसे एक निश्चित अवधि में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इसकी जानकारी उसे पता चल सके। तो मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए भी उसे अपने बहियों को बनाने के लिए लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है मेमोरी रिप्लेस था, लाभ हानि। अगला है लीगल प्रोविजंस। एक व्यवसायी के लिए अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं जिससे उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया या वैट हो गया, इन सभी करों को उसको भुगतान करना पड़ता है। और यह करों का भुगतान यदि रिटर्न फाइल्स को सबमिट नहीं करेगा तो उसे
आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जबकि वह अपने लेन देनों को निश्चित बहियों में, हिसाब किताब की बहियों में नियमानुसार रखेगा और उसे पता होगा कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तभी वह भर पाएगा। इस उद्देश्य से भी हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, कितने हमारे डेटर हैं, कितने हमारे क्रेडिटर हैं, हमने किसको कितना उधार माल बेचा, किससे हमने कितना उधार क्रय किया है, इसका भी लेखा हमें लेखांकन से ही पता चल सकता है। क्योंकि भविष्य में यदि किसी को हमने 1000 रुपये का माल बेचा और उससे हमने कहें कि नहीं हमें 1200 रुपये दीजिए, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, झगड़ा कर लेगा और उससे हमें हमारे व्यवसाय पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस बचने के लिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है परचेज सेल्स। परचेज सेल्स की जानकारी के लिए हमने कितना, एक निश्चित अवधि में कितना हमने माल क्रय किया, कितना बेचा है, इन सब का लेखा हमें, इन सब का रिकॉर्ड हमें लेखांकन की सहायता से प्राप्त हो सकता है। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए यदि देखा जाए तो लेखांकन हमारे लिए, एक व्यवसायी के लिए, एक व्यापारी के लिए बहुत ही आवश्यक है, एक बहुत ही वंडरफुल सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत ये भी होता है यदि व्यवसायी के द्वारा कहीं पे कोई त्रुटि होती है तो वह एरर भी यहाँ से पता चल सकता है कि उसने कहाँ पे त्रुटि की है, कहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को हम पता लगाकर उसे दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है। आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि अभी इसकी हम आवश्यकता में हमने देखा कि इवोल्यूशंस अकाउंटिंग जो है वह प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि को बताता है। एक निश्चित अवधि में व्यवसाय की क्या पोजीशंस हैं, क्या उसके एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसको बताता है। लीगल प्रोविजंस को बताता है, कौन से रिटर्न्स फाइल्स हैं, इन सब की जानकारी देता है। तो लेकिन ये सभी जानकारियाँ तो लगती हैं कि ये वर्तमान की हैं। तो अकाउंटिंग इन सब को देखते हुए हम ये नहीं मानेंगे कि लेखांकन का विकास आधुनिक काल से या वर्तमान समय से ही माना जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि लेखांकन का विकास व्यापार के जन्म और विकास के साथ ही साथ लेखांकन का विकास हुआ। प्राचीन काल में वैदिक युगीन में मनु संहिता में लेखांकन का वर्णन मिलता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त शिलालेखों पर भी निर्माण लागत के शिलालेख प्राप्त होते हैं। इसके साथ प्राचीन काल में और भी इसके साक्ष्य मिले हैं कि कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में भी लेखांकन का वर्णन या हिसाब किताब का वर्णन मिलता है। ये तो थे प्राचीन काल में लेखांकन के अवशेष। लेकिन आधुनिक काल में लेखांकन का विकास सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के ल्यूकस पैसियोली
जो कि एक गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री थे, के द्वारा लिखित पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस में पहली बार पुस्तपालन के सिद्धांतों एवं नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। जो हमारी आधुनिक लेखांकन प्रणाली है, इस प्रणाली का जन्म सन 1494 में इटली के वेनिस नामक नगर में ल्यूकस पैसियोली के द्वारा जो एक गणितज्ञ और दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें सबसे पहले पुस्तपालन के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम डेबिट और क्रेडिट के सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात 1543 में हग ओल्ड कैस्टल ने डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी में व्यापार के विकास के साथ साथ लेखांकन का भी विकास होता गया, जिसके फलस्वरूप लेखांकन के भागों में इसके कई सारे ब्रांचेस का विकास हुआ, जिनमें प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, टैक्स कर लेखांकन एवं उत्तरदायित्व लेखांकन जैसे विधाओं का विकास हुआ और इसके साथ ही साथ अंकेक्षण प्रणाली का भी जन्म हुआ। इस तरह से लेखांकन का विकास हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे लेखांकन के प्रारंभिक चरण कौन से थे। जो इनिशियल स्टेज थे लेखांकन के, उनमें कौन से स्टेज थे? तो लेखांकन के प्रारंभिक चरणों में सबसे पहले आता है इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। स्टेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेज है पुस्तपालन। बुक कीपिंग। जैसे कि अकाउंटिंग के इवोल्यूशन में देखा गया, लेखांकन के प्रादुर्भाव में देखा गया कि आधुनिक लेखांकन प्रणाली का विकास सर्वप्रथम 1494 में ल्यूकस पैसियोली के द्वारा लिखित पुस्तक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस में सबसे पहले जो वर्णन हुआ था वो पुस्तपालन प्रणाली के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन हुआ था। इसलिए लेखांकन के जो स्टेज हैं, उन स्टेजों में सबसे पहले पुस्तपालन का नाम आता है। तो पुस्तपालन, जिसे इंग्लिश में बुक कीपिंग कहा जाता है, क्या है? पुस्तपालन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, बुक एंड कीपिंग, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है पुस्तकों को रखना। पुस्तकों को रखना। लेकिन यहाँ पर पुस्तकों को रखने से आशय होता है, पुस्तकों का आशय निश्चित बहियों से होता है, निश्चित बहियों से होता है, और ऐसी बहियों जो कि व्यावसायिक लेन देनों में शामिल होती हैं। और दूसरा रखने का आशय होता है कि निश्चित प्रणाली से होता है, निश्चित प्रणाली सिद्धांतों से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुस्तपालन का आशय लेन देन की निश्चित बहियों में नियमानुसार निश्चित प्रणाली के द्वारा लेन देन को रखने को ही हम पुस्तपालन कहते हैं। तो पहले स्टेज में जो प्रथम स्टेज था उसमें पुस्तपालन हो गया। पुस्तपालन का आशय है किसी भी लेन देन को निश्चित बहियों में निश्चित सिद्धांतों अथवा नियमानुसार प्रणाली के द्वारा लेन देनों को बहियों में रखने को ही हम पुस्तपालन कहते हैं। लेकिन केवल किसी भी लेन देन को हम
निश्चित बहियों में नियमानुसार लिखने की प्रक्रिया को ही यदि देखा जाए तो यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि आज के समय में लेखांकन का विश्लेषण किया जाता है। लेखांकन जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, ट्रांजैक्शन में कोई भी व्यापारी यह देखना चाहता है कि हमारे व्यवसाय में क्या लाभ हुआ है, हमारे व्यवसाय की क्या पोजीशंस हैं, कितने हमारे एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इन सब का पता लगाना चाहता है। इसलिए वह अपना निर्वचन करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है। इस उद्देश्य को देखने के बाद लेखांकन का विकास हुआ। पुस्तपालन के बाद दूसरा जो हमारा स्टेज आता है वो लेखांकन होता है। सेकंड स्टेज अकाउंटिंग। लेखांकन जो अकाउंटिंग का सेकंड स्टेज है, इस स्टेज में क्योंकि अभी बताया गया कि पुस्तपालन में हम केवल किसी भी लेन देन को निश्चित बहियों में नियमानुसार लिखते हैं, और लेखांकन यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी लेन देन को पहचान कर उसका लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश बनाना तथा उसके परिणामों को निर्वचन करके संबंधित पक्षकारों को उसकी सूचनाओं को प्रेषित करना होता है, जिससे एक व्यवसायी को यह पता चल सके कि उसके द्वारा एक निश्चित अवधि में क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि यदि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो वह उसका व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। तो लेखांकन क्या है? लेखांकन को कहा जाता है कि लेखांकन व्यापार की भाषा होती है। अकाउंटिंग is a language of business. Accounting is a language of business. लेखांकन व्यापार की भाषा होती है। इसका आशा हुआ है कि लेखांकन व्यवसाय में क्या बोलती है। कभी आपने देखा है कि कोई भी विषय, कोई भी पेपर्स ऐसे होते हैं कि जो कि बोलते हैं, लेकिन लेखांकन को माना गया है कि यह एक भाषा होती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि लेखांकन के द्वारा ही हम भविष्य में व्यवसाय के जो भी लेन देन हुए हैं उस लेन देन को हम कभी भी किसी भी समय उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसको एक रिकॉर्ड के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके लेन देनों को किसी भी पक्षकारों को प्रेषित किया जा सकता है। इसलिए हम लेखांकन को एक भाषा के रूप में जानते हैं। अब लेखांकन में के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक लेन देनों को सबसे पहले पहचाना जाता है, उसको मौद्रिक मूल्य में लिखा जाता है, उसका वर्गीकरण होता है, सारांश बनाया जाता है और जिसके आधार पर व्यवसायी निर्वचन करके संबंधित पक्षकारों को उसकी सूचनाओं को प्रेषित करता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये कहा जाए कि अकाउंटिंग is a systematic process of identifying recording, classifying, summarizing, measuring and interpreting of the financial information
financial information. Accounting is a systematic process. Accounting is a systematic process. इसको बताया है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है. इट इज़ नॉट अ रैंडमली प्रोसेस. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. किसी भी ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई में जैसे हम लेन देन वह हुआ है या नहीं हुआ है, व्यवसायी के द्वारा उसके व्यवसाय में कोई लेन देन सबसे पहले हुआ कि नहीं हुआ. जैसे किसी ग्राहक ने फ़ोन किया कि हमें 50,000 का ऑर्डर हुआ, हमें 50,000 का ऑर्डर भेज दीजिए. दैट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन. यह केवल एक ऑर्डर है और ऑर्डर में हम किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं होगा जब तक कि यदि ये कहता है कि हम 50,000 रुपये का माल खरीदे हैं, ये हमारे पास रसीद आएगी, तभी वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन राइट है, इसका ट्रांजैक्शन इसकी एंट्री होनी चाहिए. इस तरह से सबसे पहले हम लेन देन को पहचानेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे. यदि लेन देन को पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे जिसमें अभिलेखन शामिल होगा. और इसका अभिलेखन हम सबसे पहले जर्नल में करेंगे क्योंकि जर्नल को बताया गया कि ये सबसे पहली प्राथमिक पुस्तक होती है जिसमें हम लेन देनों को लिखते हैं. तो जर्नल में जो भी रिकॉर्ड होगा वह नियमानुसार होगा. इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए लेन देनों को हम इसमें एंट्री करते हैं, प्रविष्टि इसकी करेंगे. इसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं. सिस्टमेटिक प्रोसेस में जो अगला प्रोसेस होगा उसको क्लासिफाइंग की है. क्लासिफाइंग में जो भी हमने जर्नल में डेबिट क्रेडिट किया है, जिन रिकॉर्डों को हम जर्नल में एंट्री के रूप में इसमें एंट्री किए हैं, उन सभी लेन देनों को हम क्लासिफाई करेंगे. जैसे हमने किराया दिया, हमने सैलरी दिया, हमने कमीशन दिया, हमने परचेज़ किया, हमने सेल्स किया है, इन सभी रिकॉर्ड को हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और इसके पश्चात ही हम अगला जो हमारा होगा समराइज़ करेंगे उसको. क्योंकि कोई भी व्यवसायी एक निश्चित अवधि में अपने लेन देनों को या अपने व्यवसाय से संबंधित लेन देनों को जानना चाहता है, वो पता करना चाहता है कि हमारे व्यवसाय की रियल पोजीशंस क्या हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको वो फाइंड आउट करना चाहता है. इसलिए वह अपनी समरी को बनाना चाहता है और प्रायः ये जो समरी होती है वह 1 ईयर की होती है. यह एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगी और ये फाइनेंशियल ईयर प्रायः 1 अप्रैल टू 31 मार्च से होगा. और यदि वह कैलेंडर ईयर से स्टार्ट करना चाहता है तो जनवरी टू दिसंबर होगा. इनमें से कोई भी एक वर्ष की अवधि को वह चूज कर सकता है और इस अवधि में जो भी उसके समराइज हुए हैं, जो सारांश मिले हैं, उनको प्राप्त करेगा. इसके बाद मेजरिंग करेगा. वो मेजरिंग में मापन होगा क्योंकि हम व्यावसायिक लेन देनों में उन्हीं को लिखेंगे जिसको हम मनी मेजरमेंट करेंगे, जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी, जिसका कोई मुद्रा में उसका मूल्य होगा, उसी को ही हम यहाँ पे लिखेंगे. तो इसमें मनी वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा क्योंकि लेखांकन उसी का करेंगे जिसका कोई मौद्रिक मूल्य होता है. इसके पश्चात इंटरप्रेटिंग का कार्य होगा जो कि लेखांकन की आइडेंटिफाई को ये बताएगा. क्योंकि अभी हमने देखा कि इस सिस्टमेटिक प्रोसेस में आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और मेजरिंग का कार्य होते हैं. यहाँ तक तो ये हमारे बुक कीपिंग है. यहाँ तक कि जो ये कार्य मिले हैं ये एक बुक कीपिंग से रिलेटेड है क्योंकि बुक कीपिंग में एक निश्चित बहियों में किसी भी ट्रांजैक्शंस को रखने की क्रिया को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं. लेकिन मेजरिंग के बाद या समराइजेशंस करने के बाद जो कार्य करते हैं इंटरप्रेटिंग का, और इसके इंटरप्रेटिंग के रिजल्ट को हम विभिन्न पक्षकारों को जो कि व्यवसाय में हित रखते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें, यह एक लेखांकन का कार्य होता है, यह एक अकाउंटिंग का कार्य होता है. यही डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग में हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं कि व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि हुई है या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि नहीं है, इसका एनालिसिस करते हैं और विभिन्न पक्षकारों को इसको बताते भी हैं. यह एक अकाउंटिंग का कार्य है, जबकि बुक कीपिंग में केवल ट्रांजैक्शंस को लिखा ही जाता है. इंटरप्रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और
संबंधित पक्षकार कौन से होते हैं? संबंधित पक्षकारों में ऑनर होगा जो व्यवसाय का स्वामी, मैनेजर, इन्वेस्टर, कस्टमर, बैंकर, सरकार, गवर्नमेंट एंड अदर्स। इन पक्षकारों को हम अपने व्यवसाय की रिपोर्ट से बताते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अकाउंटिंग का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेखांकन की परिभाषा को AICPA के द्वारा डिफाइन किया गया है। वैसे इसकी परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसको डिफाइन किया है, लेकिन सर्वमान्य परिभाषाओं में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है जिसमें आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के सौदों का प्रभावपूर्ण विधि से लेखा करना, वर्गीकरण करना, सारांश बनाना, एवं उसके परिणामों को निर्वचन किया जाता है। निर्वचन करके संबंधित पक्षों को प्रेषित किया जाता है। AICPA के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस में बताया, लेखांकन एक कला है जिसमें आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के सौदों का, यहाँ पर आंशिक रूप से, जैसे कि अभी डेफिनेशंस में बताया गया, अकाउंटिंग में हम केवल मनी मेजरमेंट करते हैं। मनी मेजरमेंट में वह चाहे आंशिक हो अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के तो ज़रूर होना चाहिए, आंशिक रूप से या कम से कम कोई भी वैल्यू उसमें मनी वैल्यू दिखाना चाहिए। जैसे यदि हम ये कहें कि फर्नीचर 20,000, 100 गज की भूमि, मशीनरी 1,50,000, इन सब की वैल्यू को यदि दिखाया जाए तो जब तक ये परचेस नहीं किए जाएंगे मनी में, यदि हम ये कहें कि हमने 1,50,000 का फर्नीचर ख़रीदा, 3 लाख की बिल्डिंग परचेज की, 1,50,000 रुपये की मशीनरी परचेज की, इसको हम मनी में यदि मेज़र नहीं करेंगे तब तक वो हम ट्रांजैक्शंस को नहीं मानेंगे। इसलिए वित्तीय लेखांकन में ये बताया गया कि उसमें मनी मेजरमेंट ज़रूर होना चाहिए, और वह मनी मेजरमेंट आंशिक अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के ज़रूर होने चाहिए।
इस तरह के जो सौदे होते हैं, इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, उनका हम प्रभावपूर्ण विधि से, दैट मीन्स नियमों के अनुसार, जो पुस्त पालन या लेखांकन के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे एजम्पशंस हैं, उसके द्वारा हम लेखा करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। लेखा करने के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, जिसमें खाता बही बनाया जाता है, सारांश बनाएंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशंस के बारे में पता करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लाभ हानि खाता होगा, और उसके आधार पर हम पोजीशंस जिसमें एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा। एवं उसके जो भी परिणाम होंगे, अब जो भी परिणाम हमारे जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग है, प्रॉफिट और लॉस है, और उसके पोजीशंस को हम संबंधित पक्षकारों को उस निर्वचित करके बताएंगे कि व्यवसाय को इस निश्चित समय में इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई है, इसको हम प्रेषित करके बताएंगे। इसके बाद अकाउंटिंग के मीनिंग हो गया, मीनिंग के बाद डेफिनेशंस हो गया, और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। अगला है फीचर्स ऑफ अकाउंट। एक मिनट, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट करने से हमें यह ज्ञात होता है कि लेखांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। लेखांकन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं। लेखांकन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि इसमें इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, तो ही हम उसका लेन देन करते हैं और उसका लेखा करते हैं, उसका रिकॉर्ड के रूप में उसको सबमिट करते हैं। केवल वह इकोनॉमिक इवेंट्स होगा तो। इवेंट्स जैसे घटनाएं कई सारी हो सकती हैं व्यवसाय में। घटनाओं में जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, एक एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, एक्सटर्नल इवेंट्स, और दूसरा इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स में जैसे बाटा शू कंपनी के द्वारा ग्राहकों को जूता बेचा गया, मारुति उद्योग कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को सैलरी दिया गया, जी टीवी के द्वारा अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाया गया। ये सभी हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। इंटरनल इवेंट्स में जैसे मशीनरी पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, लाभ संचय में से लाभों को दिया गया, ये हमारे इंटरनल इवेंट्स हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स में सबसे पहली विशेषता है कि अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे तभी उसका हम ट्रांजैक्शन, तभी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं तो उसका लेखा हम अकाउंटिंग में नहीं करेंगे। तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स भी तो कुछ होंगे, जैसे नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स में ये भी तो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में शामिल करेंगे। जैसे किसी कर्मचारियों के द्वारा झगड़ा हो गया, ये भी एक इवेंट्स हैं। किसी कर्मचारी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, ये भी एक इवेंट्स हैं। तो ऐसे इवेंट्स को, या किसी कर्मचारी के द्वारा जैसे हड़ताल कर दिया गया, तालाबंदी हो गई, तो हड़ताल और तालाबंदी से व्यवसाय में कितना उसका इम्पैक्ट पड़ा, कितना उससे लॉस हुआ है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स को हम व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। व्यवसाय में केवल हम शामिल करेंगे तो इकोनॉमिक इवेंट्स को ही शामिल करेंगे। इसके बाद अगली विशेषता है उसमें वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन। दूसरी विशेषता है आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम इसमें आइडेंटिफाइंग करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया कि जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें मनी मेजरमेंट वैल्यू उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे 1000 का माल खरीदा
1500 की सैलरी दी है, हमने रेंट दिया है, ये सभी हमारे मनी मेजरमेंट में होने चाहिए। अगला है रिकॉर्डिंग। लेखांकन की अगली विशेषता है रिकॉर्डिंग। इसमें हम रिकॉर्डिंग जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आइडेंटिफाई करके मनी मेजरमेंट वैल्यू को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग करते हैं। जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी इवेंट्स को अलग अलग रूप में इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पर खाताबाही के रूप में दिखाते हैं। खाताबाही के रूल्स को फॉलो करते हुए इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगला है इंटरप्रिटेशन में क्लासिफाई करने के बाद हम समरी बनाते हैं। समरी के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। समरी के आधार के रूप में इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में जिसमें हम एक निश्चित अवधि के लाभ, हानि और उसकी पोजीशंस को दिखाते हैं और इसके पश्चात हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन में लाभ हुआ या हानि हुई उसकी पोजीशंस को देखते हुए हम संबंधित पक्षकारों को इसकी जानकारी को बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की परिभाषा और लेखांकन की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।